नंबर ऑफ सेल, जो कुछ 100 नंबर ऑफ द सेल से बने होंगे या 1000 नंबर ऑफ द सेल से बने होंगे। इसके एग्जाम्पल में हम क्या बोलते हैं कि लोअर एनिमल्स एंड लोअर प्लांट्स। ठीक है, इसके एग्जाम्पल के लिए अगर बात करोगे तो क्या है, लोअर एनिमल्स एंड प्लांट। ठीक है, लोअर एनिमल्स। ठीक है, लोअर एनिमल्स में यहाँ पे पोरीफेरा का नाम दे सकते हो। पोरीफेरा एक फाइलम होती है एनिमल किंगडम्स की। इधर युवराज, क्या फीवर नंबर ऑफ ये फीवर मतलब कुछ नंबर ऑफ द सेल्स। हाँ, मतलब कुछ फीवर मीन्स क्या होता है, कुछ ही होते हैं ना। और कुछ नंबर ऑफ द सेल्स मतलब कि अगर ये फीवर नंबर ऑफ द सेल्ड ऑर्गेनिज्म होंगे ना, तो ये क्या होंगे, फीवर नंबर ऑफ सेल्ड ऑर्गेनिज्म। अच्छा, इसको करेक्ट थोड़ी सी इसमें कर दें, फीवर नंबर ऑफ सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ठीक है विराज, ठीक है। अब मतलब कि ये ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, दे आर मेड अप सम थाउजेंड्स या 100 नंबर ऑफ द सेल्स। ठीक है, 100 एंड 1000 नंबर ऑफ द सेल्स। ठीक है, जैसे कि लोअर प्लांट्स, एल्गी के नाम मैंने ना बताया, एल्गी ये भी प्लांट्स ही होती हैं, एल्गी। ठीक है, एल्गी ये भी प्लांट्स ही होती हैं। कुछ नंबर जैसे वॉल्गस वगैरह, क्लेमाइडोमोनास वगैरह के देखोगे तो ये बहुत कम नंबर ऑफ द सेल से मिलकर बने होते हैं। इसी तरह से एनिमल किंगडम पढ़ते हो तो कुछ उसके फाइलम पढ़ते हो, पोरीफेरा, प्रोटिस्ट, ये पोरीफेरा, सिलेंड्रिएटा, प्लेटिहेल्मिन्थ्स, ठीक है, नाइडेरिया, ठीक है, एनालिडा, अर्थोपोडा। ठीक है, ये सारे के सारे इसके फाइलम हैं। कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, ये पढ़े होंगे ना, पढ़े हैं ना। तो ये सारे के सारे फाइलम हैं। लेकिन जो लोअर फाइलम होते हैं एनिमल किंगडम को, जैसे कि प्रोटिस्ट, जैसे कि ये पोरीफेरा, पोरीफेरा में स्पॉन्स वगैरह नाम सुने होंगे, साइकॉन्स वगैरह नाम सुने होंगे। ये सारे के सारे कुछ नंबर ऑफ द सेल से मिलकर बने होते हैं, मतलब कि 100 या 1000 नंबर ऑफ द सेल से मिलकर बने होंगे। ये होती हैं, वो होंगे कुछ नंबर ऑफ द सेल से मिलकर बने हुए, इसलिए से क्या बोलते हैं, फ्यूअर नंबर ऑफ सेल्ड ऑर्गेनिज्म। यहाँ तक क्लियर है। और लोअर एनिमल्स एंड लोअर प्लांट्स। प्लांट्स, लोअर प्लांट्स में तुम बोल सकते हो एल्गी। ठीक है, या फंजाई भी, बहुत सारे फंजाई है कि बहुत कम नंबर ऑफ द सेल से मिलकर बने होती हैं। ठीक है, ये भी हो सकते हैं। हो गया। अब आ जाओ, अगर हम एक एडल्ट ह्यूमन बींग्स को देखते हैं तो एक एडल्ट ह्यूमन बींग्स अप्रोक्सीमेटली 37.2 ट्रिलियन नंबर ऑफ द सेल से मिलकर बने होते हैं। एक एडल्ट ह्यूमन बींग 37.2 ट्रिलियन नंबर ऑफ द सेल से मिलकर बने होते हैं। अब हमारे बॉडी में भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ द सेल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि उसकी फंक्शंस अलग होती है, शेप अलग होती है कि नहीं, हाँ या ना। जैसे कि नर्व सेल्स होते हैं, हमारे बॉडी में नर्व सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। तो हमारे बॉडी में अप्रॉक्सीमेटली 100 बिलियन नंबर ऑफ द न्यूरॉन्स सेल्स प्रेजेंट होते हैं। 100 बिलियन नंबर ऑफ द न्यूरॉन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। आरबीसी के नाम सुने हो तो हमारे बॉडी में अप्रॉक्सीमेटली 4 to 6 मिलियन रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं इन 1 क्यूबिक मिलीमीटर में। एक क्यूबिक मिलीमीटर जो ब्लड होते हैं उसमें 4 to 6 मिलियन आरबीसी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर बात करेंगे वाइट ब्लड सेल्स की तो 7000 वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड्स में प्रेजेंट होते हैं, है कि नहीं। तो उसके बाद यही क्या, मतलब कि अभी बताया 37.2 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, जिसमें मैंने बताया 100 बिलियन ये क्या होते हैं, नर्व होते हैं। 4 to 6 मिलियन आरबीसी होते हैं। 7000 आरबीसी होते पर क्यूबिक में। बाकी रिमेनिंग और भी तो सेल्स है तो वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, समझ में, एक नंबर के बेसिस पर बताया कि एक एडल्ट ह्यूमन बींग्स में इतने प्रेजेंट हो सकते हैं, जो तुम्हारे बुक का भी ये एग्जैक्टली डाटा है ये। ठीक है, तो अगर तुम एक
एडल्ट ह्यूमन बींग्स की बॉडी में देखते हो तो कितने नंबर ऑफ द सेल्स प्रेजेंट होते हैं? इन एडल्ट ह्यूमन बींग, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स कितने हो सकते हैं? 37.2 ट्रिलियन सेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। हालांकि 37 ये एवरेज डाटा है, 32 टू 37 ट्रिलियन हो सकते हैं। एवरेज डाटा की बात करेंगे तो बुक में दिया है तो तुम्हारे बुक का डाटा वही याद रखेंगे। अब इस 37.2 ट्रिलियन में 100 बिलियंस क्या प्रेजेंट होते हैं? नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, 100 बिलियन नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर इसमें 4 to 6 मिलियन, यस, मिलियन RBC and 7,000 WBCs in per cubic ब्लड, ठीक है, पर क्यूबिक मिलीमीटर, क्यूबिक मिलीलीटर, ठीक है, पर क्यूबिक मिलीमीटर या लीटर होगा, नहीं मीटर दिया हुआ है तो वही, हालांकि ठीक है, मिलीमीटर दिया हुआ है, मिलीमीटर ब्लड में परसेंट होंगे, ठीक है। तो ये डाटा एज इट इज याद रखेंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं साइज ऑफ सेल्स की, ठीक है, सेल साइज। सेल साइज ये वैरी करते हैं, अलग अलग सेल साइज देखने को मिलती है, हाँ बिल्कुल देखने को मिलती है, अलग अलग सेल साइज देखने को मिलते हैं। जैसे कि जो तुम्हारे बुक में जो डाटा दिया है पहले उसी के लिए बात करते हैं। जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स देखने को मिलती अर्थ पे वो होते हैं बैक्टीरियल सेल्स, और बैक्टीरियल सेल्स की साइज क्या होती है? 0.325 माइक्रोमीटर, ठीक है, 0.3 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर इसकी साइज हो सकती है बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया में भी अलग अलग टाइप्स के बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक सबसे सुने होंगे कि बैक्टीरिया का नाम माइकोप्लाज्मा, और माइकोप्लाज्मा की साइज कितनी होती है? 0.3 माइक्रोमीटर होती है। तो 0.3 माइक्रोमीटर, ये इससे छोटा कोई सेल्स होता नहीं है। तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स किसको कंसिडर की जाती है? माइकोप्लाज्मा की, ठीक है, माइकोप्लाज्मा की। ठीक इसी तरह से अगर ह्यूमन आरबीसी की सेल की साइज बात करी जाती है तो 7 माइक्रोमीटर साइज होती है, 7 माइक्रोमीटर साइज होती है। इसी तरह से अलग अलग सेल्स की अलग अलग होती है साइज। एक और बैक्टीरिया ही है जिसको बोलते हैं PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO। इसकी साइज होती है 0.1 माइक्रोमीटर, ठीक है। बट वो चीज़ें नहीं पढ़नी है तो नहीं पढ़ना है, तो उसको छोड़ भी देंगे, कोई बात नहीं है उससे। फिर और देखते हैं जैसे कि लॉन्गेस्ट सेल्स तो ह्यूमंस में बात करते हैं, जो लॉन्गेस्ट सेल्स होती है क्या होती है? नर्व सेल्स, हाँ नर्व सेल्स क्या होती है? लॉन्गेस्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लेंथ के लिए बात करते हैं, लेंथ में जो सबसे लॉन्गेस्ट होते हैं ये नर्व सेल्स होते हैं। फिर लार्जेस्ट सेल्स, तो लार्जेस्ट सेल्स किसको बोलते हैं? जनरली जो एग होते हैं, एग्स ऑफ द बर्ड्स होते हैं, और बर्ड्स में भी ऑस्ट्रिच की जो एग होती है वो सबसे लार्जेस्ट होती है, लार्जेस्ट
नॉट द लॉन्गेस्ट। लार्जेस्ट सेल्स क्या होती है? एग सेल्स ऑफ द कौन सा? ऑस्ट्रिच। ठीक है, तो वो आप देखेंगे हम। ठीक है, यहां तक सही है। जो कुछ नहीं हुआ, हमें चेंज करने इसके, ये थीम चेंज करना, कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे। तो हेडिंग डालेंगे साइज ऑफ सेल। ठीक है, और साइज ऑफ सेल्स क्या कर सकते हैं? ये वैरी कर सकते हैं। वैरी कर सकते हैं साइज ऑफ सेल्स क्या? बिल्कुल, ये क्या कर सकते हैं? ये वैरी कर सकते हैं, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वैरी कर सकते हैं। मतलब कि अगर तुम किसी एक ऑर्गेनिज्म को देखते हो, उसकी जो बॉडी के सेल्स होगा उसकी साइज अलग हो सकते हैं। इवन सिंगल किसी एक ऑर्गेनिज्म में भी, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें डिफरेंट सेल की साइज डिफरेंट हो सकती है। जैसे कि ह्यूमंस में ही बात करें, एक आरबीसी के सेल के साइज क्या बताएं? 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होंगे। अगर तुम नर्व सेल्स को देखते हो तो ये मीटर इन लेंथ भी हो सकते हैं। ठीक है, इवन फीमेल्स में जो एग सेल्स और ओवम सेल्स होती है, दे आर द लार्जेस्ट सेल्स देन द स्पर्म सेल्स होती है। तो अलग अलग सेल की शेप अलग अलग हो सकती है। इवन अ सिंगल ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं अलग अलग। ये चीज समझ में आया? चलो, तो जो सबसे तुम्हारे पहले बुक के डाटा के लिए ही बात कर लेते हैं। बुक के डाटा में जो तुम्हारे बुक में जो डाटा दिया है, जो स्मॉलेस्ट सेल्स, ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल कौन होते हैं? स्मॉलेस्ट सेल्स किसको बोलते हैं? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होते हैं? बैक्टीरिया के जो सेल्स होती हैं, ये क्या होते हैं? ये होते हैं, ओके ओके, एक मिनट, बैक्टीरियल सेल। और बैक्टीरियल सेल की साइज क्या होती है? ये होती है 0.3 to 0.7 माइक्रोमीटर। यही है ना डाटा? हाँ, नहीं, 5.3 to 5 माइक्रोमीटर तुम्हारे में दिया है, तो ये इसको करेक्ट करते हैं, 0.3 to 5 माइक्रोमीटर। ठीक है, बैक्टीरिया में बहुत सारे बैक्टीरिया पढ़ते हो, जिसमें एक माइकोप्लाज्मा पढ़ते हैं, पीपीएलो प्लीरो निमोनो लाइक ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं। तो पीपीएल को छोड़ो, एक तो माइकोप्लाज्मा को पता होना चाहिए, क्योंकि माइकोप्लाज्मा हर जगह तुम नाम सुनते हो। बैक्टीरिया में भी, इसमें भी एक सेल्स, एक बैक्टीरिया होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, और माइकोप्लाज्मा की साइज क्या होती है? 0.3 माइक्रोमीटर। ठीक है, इसकी साइज कितनी होती है? 0.3 माइक्रोमीटर होती है इसकी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ह्यूमंस में, तो ह्यूमंस में अगर रेड ब्लड सेल्स की साइज देखते हैं तो 7 माइक्रोमीटर इसकी साइज हो सकते हैं। किसके? ह्यूमन आरबीसी की। ह्यूमन आरबीसी की अगर साइज देखते हैं तो कितनी होती है? ये 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ठीक है, दूसरी चीज है, हाँ ठीक है, अगर यही हम लॉन्गेस्ट सेल्स के लिए बात करेंगे, लॉन्गेस्ट सेल्स के लिए बात करेंगे तो क्या होते हैं? नर्व सेल्स। देखते हो नर्व सेल्स ये कितने वो लेंथ में बड़े बड़े होते हैं, जैसे कि साइटोन, उसके एक्सोन वगैरह देखते हो बड़े बड़े होते हैं। इवन ये मीटर इन लेंथ भी हो सकते हैं, न्यूरॉन सेल्स होते हैं ये। ठीक है, अगर यही हम लार्जेस्ट सेल्स के लिए बात करेंगे, लार्जेस्ट सेल्स के लिए बात करेंगे तो लार्जेस्ट सेल्स
लार्जेस्ट सेल्स कौन से होते हैं? ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग। ह्यूमंस में ये होते हैं नर्व सेल्स, ये लार्जेस्ट सेल्स होते हैं इन ह्यूमंस, ठीक है। इन एनिमल्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस ये होते हैं, ठीक है। यही अगर प्लांट्स में बात करेंगे लार्जेस्ट सेल्स की, लॉन्गेस्ट सेल्स की, तो एक नाम सुने होगे सेल्स, कौन सा? स्क्लेरेनकाइमा। नाम सुने हो स्क्लेरेनकाइमा की? याद मैं दिला दूं, जैसे कि तुम प्लांट टिश्यूज पढ़े हैं, प्लांट टिश्यूज में 2 टाइप्स के टिश्यूज पढ़े हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टिश्यूज पढ़े हैं? नहीं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज। फिर परमानेंट टिश्यूज भी 2 टाइप्स के, सिंपल परमानेंट टिश्यूज और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। हाँ या ना? नहीं, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यूज भी ये 3 टाइप्स के पड़े होंगे, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। हाँ या ना? और स्क्लेरेनकाइमा का तुम साइज, स्क्लेरेनकाइमा के अगर सेल को देखते हो, स्क्लेरेनकाइमा सेल अगर देखते हो तो स्क्लेरेनकाइमा के सेल्स इस तरह से होते हैं। हाँ या ना? होते हैं क्या? हाँ, कुछ इस तरह से सेल को देखने को मिलते हैं, सिलेंडर लाइक सेल्स देखने को मिलते हैं, कुछ इस तरह से प्रेजेंट होते हैं स्क्लेरेनकाइमा। और स्क्लेरेनकाइमा ये भी क्या होते हैं? ये भी लॉन्गेस्ट सेल्स इन प्लांट होते हैं ये, ठीक है। अगर प्लांट में लॉन्गेस्ट सेल्स के लिए बात करें जाएंगे तो कौन सा होगा? स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। ठीक है, एक यहीं पे साइड में लिख लेना स्क्लेरेनकाइमा इन प्लांट, ठीक है। विराज समझ में आ रहा है? चलो, अब एक तुम्हारी बुक में एक पॉइंट दिया है कि जो स्मॉलेस्ट सेल्स होते हैं हैव द ग्रेटर एफिशिएंसी, ठीक है। उस टॉपिक पर आते हैं और ये टॉपिक अच्छी है समझने के लिए। ठीक है, पहले ये टॉपिक समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आएंगे शेप ऑफ द सेल्स। डिफरेंट सेल की शेप डिफरेंट होती है, उस पर भी आएंगे, ठीक है। अच्छा, जो हम पढ़ रहे हैं ना, इसमें ना हम ना इसके जितने एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ना वो भी करेंगे लास्ट, जैसे ये चैप्टर फिनिश होगा इसके सारे के एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। मतलब कि जब ये कर रहे हैं ना, कोई भी चीज़ें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे अच्छे स्कूल के भी सारे के सारे इसमें हो जाएंगे। मैं क्या बोल रहा था कि एक टॉपिक आगे दिया है, स्मॉलेस्ट सेल्स हैव ग्रेटर इफिशियंसी। मतलब कि ये, अच्छा जब सेल पढ़ा रहे थे तो मैंने ये बताया था कोई भी सेल्स है तो उसमें 3 इसेंशियल कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ये बताया है या नहीं बताया? हाँ, बताए होंगे, ठीक है। जब तुम पढ़े थे ना फर्स्ट क्लास में ही मैंने बताया था कि अगर कोई भी सेल है, ये सपोज मान लो ये कोई भी एनिमल सेल्स हो, प्लांट सेल्स हो, ठीक है, प्लांट सेल्स हो या एनिमल सेल्स हो, 3 इसेंशियल कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। ये होते हैं, एक तो आउटर मोस्ट बाउंड्रीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम बोलते हैं सेल
मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सीएम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट बाउंड्रीज ऑफ ईच सेल्स। जो भी सेल्स होते हैं, जितने सेल्स होते हैं उसके आउटर मोस्ट बाउंड्रीज। हालांकि प्लांट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं जो क्या होते हैं, सेल वॉल होते हैं, हाँ या ना, हाँ। या बैक्टीरिया में भी, उसमें भी सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज है, इस सेल के मेम्ब्रेन के इनसाइड जो यहाँ पे स्पेस मैट्रिक्स दिखने को मिलती है, इसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अगर यूकेरियोटिक सेल्स है तो साइटोप्लाज्म के इनसाइड यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये बहुत ज़्यादा लाइट हो जा रहा है, ठीक है, ये भी लाइट हो जा रहा है, इसको भी यूज करेंगे, क्या है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में यहाँ पे डबल मेम्ब्रेनस ऐसे, ठीक है, डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। ये क्या है, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस को हम बोलते हैं कंट्रोलर ऑफ द सेल या ब्रेन ऑफ द सेल्स बोलते हैं। हालांकि साइटोप्लाज्म में अदर सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, बट किसी भी सेल्स के ये 3 बेसिक्स या 3 एसेंशियल कंपोनेंट प्रेजेंट होती हैं। मैंने अभी उससे पहले एक सेंटेंस बोला था, लाइन बोला था कि स्मॉलर सेल्स जो भी होंगे, जितने स्मॉलर सेल्स होंगे उसकी एफिशिएंसी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तुम तेज में बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ज़्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या होगा ना कि जितना स्मॉलर सेल्स होगा इसकी सरफेस अपॉन वॉल्यूम रेशियो मोर होगा। अच्छा, कोई भी तुम देखते हो मतलब कि क्लोज कंपार्टमेंट है तो उसकी सरफेस एरिया कुछ ना कुछ होती है और उसकी वॉल्यूम भी होती है, हाँ या ना, होते हैं, ठीक है। तो जब इसकी सरफेस अपॉन वॉल्यूम रेशियो मतलब स्मॉलर सेल्स की और 2 सेल्स में कंपेरिजन करोगे स्मॉलर एंड लार्जर सेल्स की, तो स्मॉलर सेल्स की सरफेस अपॉन दी वॉल्यूम रेशियो ग्रेटर होंगे देन द लार्जर सेल्स। कैसे, इसको हम निकाल भी सकते हैं। अच्छा, जितने स्मॉलर सेल्स होंगे उसकी एफिशिएंसी क्या होगा, मतलब कि काम करने की एफिशिएंसी, वर्क करने की एफिशिएंसी, कंट्रोल करने की एफिशिएंसी, मेटाबॉलिज्म करने की एफिशिएंसी ज़्यादा होगा देन द लार्जर सेल्स। आगे हम पढ़ेंगे कि उसको एक मतलब कि एग्जाम्पल के थ्रू भी प्रूफ करके देखेंगे कि कैसे एफिशिएंसी ज़्यादा होती है स्मॉलर सेल्स की देन दी लार्जर सेल से। आखिर स्मॉलर सेल्स की एफिशिएंसी ज़्यादा क्यों होती है, तो तुम्हारी बुक में ही 2 इसके रीजन दिया हुआ है। उसके अलावा मैं अदर रीजन भी बताऊंगा। जो तुम्हारे बुक में दिया है पहले वो सुन लो कि ये दिया हुआ है कि स्मॉलर सेल्स रिमेन स्मॉल इन साइज बिकॉज ऑफ द 2 रीजन। और 2 रीजन में क्या दिया हुआ है, डिफरेंट रीजन ऑफ अ सेल कैन कम्युनिकेट with each other rapidly for the cell function effectively। मतलब डिफरेंट रीजन ऑफ द सेल के इनसाइड के डिफरेंट रीजन्स वो इजिली कम्युनिकेट कर लेते हैं स्मॉल सेल्स है तो, क्योंकि इसकी क्या होगा ना, सरफेस एरिया ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या होगा कि इसमें जो भी सेल ऑर्गेनल्स, पता है सेल के साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या बॉडीज बोलती हो, सेंट्रोसोम्स, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स इसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। तो ये अगर क्या होगा, सरफेस एरिया कम होगा तो ये सेल के इनसाइड साइटोप्लाज्म में जो भी चीज़ें प्रेजेंट होंगे इजिली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर लार्ज सेल्स होगा तो उसमें सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे तो कम्युनिकेट उतनी अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। दूसरी एक और कि ये न्यूक्लियस क्या, न्यूक्लियस में जीन प्रेजेंट होती है और जीन डिफरेंट प्रोटीन और एंजाइम का सिंथेसिस करते हैं, और ये डिफरेंट प्रोटीन और एंजाइम ये साइटोप्लाज्म में आती हैं और डिफरेंट मेटाबॉलिक
मेटाबॉलिज्म को ये क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। अगर सेल के साइज इंक्रीज होगा तो जो इसमें डिफरेंट मेटाबॉलिज्म है वो भी क्या हो जाएंगे, स्लो हो जाएंगे। अब दूसरी रीजन इसमें क्या दिया है, सेल्स हैव लार्जर सरफेस एरिया अपॉन दी वॉल्यूम रेशियो, वो तो ठीक है। दूसरी ये जितना स्मॉल से जगह सेल होगा उसका सरफेस एरिया अपॉन द वॉल्यूम रेशियो लार्ज होगा। अगर लार्ज सरफेस एरिया अपॉन द वॉल्यूम रेशियो होगा तो इजीली ये फ्रॉम द आउटसाइड टू इनसाइड और इनसाइड टू आउटसाइड सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। मतलब कि अगर किसी का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा सरफेस है तो ज़्यादा मॉलिक्यूल आउटसाइड टू इनसाइड और इनसाइड टू आउटसाइड होंगे। अगर स्मॉल सरफेस एरिया होगा तो क्या मैक्सिमम सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं आउटसाइड टू इनसाइड या इनसाइड टू आउटसाइड। हाँ या ना, नहीं समझ में आया रिश्ता, समझ में आया, ठीक है। तुम्हें मोहित समझ में आ रहा है। तो अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इजीली सब्सटेंस को, मैक्सिमम सब्सटेंस को फ्रॉम आउटर साइड टू इनसाइड या इनसाइड टू आउटसाइड ये कर सकते हैं। ये दो रीजन अपन के बुक में दिया है। इसके अलावा और भी रीजन तुम बोल सकते हो कि जितना मतलब कि शॉर्टर डिस्टेंस होंगे इनसाइड द सेल्स उतनी मैक्सिमम डिफ्यूजन होंगे सब्सटेंस के साइटोप्लाज्म में। और इसके डिफरेंस के लिए बात करेंगे तो क्या होगा, बेटर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होंगे इनसाइड द सेल्स ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स एंड द न्यूक्लियस के बीच में, ठीक है। एंड और एक और क्या, तीन, ये तो काफी है इतना ही, ठीक है, ये तो काफी है इतना ही। तो ये सारे का सारे रीजन होते हैं। अगर एक शॉर्ट सेल्स है तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगा, मैक्सिमम होगा देन दी लार्जर सेल्स। तो इसी को हम यहाँ पे देखते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ पहले। Smaller cells have greater efficiency। इफिशियंसी का मतलब क्या समझ रहे हो यहाँ पे, मतलब कि जो भी उसकी प्रोडक्टिविटी होंगे, वर्क करने की कैपेसिटी होंगे वो ज़्यादा होंगे, ठीक है। ये ऐसा क्यों तुम्हारे बुक ही दिया है कि अच्छा जनरली सेल्स क्या होते हैं, सेल्स जो होते हैं, सेल्स remains small because BAE होता है ना, बोलना फिर से, सही है, सही है, बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स, ठीक है। और फर्स्ट रीजन लिखेंगे जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। रीजन, जो रीजन है, कौन कौन से रीजन है मैं जो बोल रहा हूं वो लिखेंगे, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। लिखेंगे डिफरेंट रीजन, फर्स्ट में डिफरेंट रीजन इनसाइड अ सेल कैन कम्युनिकेट with each other rapidly
एंड फंक्शन इफिशियंटली, इफिशियंटली ना बोल लिखकर इफेक्टिवली, एंड फंक्शन इफेक्टिवली। ठीक है, दूसरा रीजन ये लिखेंगे, जैसे कि एक स्मॉलर सेल्स है और ये दूसरी लार्जर सेल्स है। ठीक है, ये इसकी न्यूक्लियस है, इसकी भी न्यूक्लियस है, इसमें डिफरेंट सारे ये सेल ऑर्गेनेल्स हैं। ये बताओ कि ये न्यूक्लियस जो भी प्रोटीन्स होंगे और न्यूक्लियस की प्रोटीन और एंजाइम ये फास्टली अदर सेल ऑर्गेनेल्स में रीच कर जाएंगे। बट इससे अगर यहाँ पे कोई सेल ऑर्गेनेल्स है, यहाँ पे आने में थोड़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, एक तो ये रीजन हो सकता है, दूसरा रीजन ये भी लिखेंगे जो मैं बोल रहा हूं, बेटर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बेटर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इनसाइड अ सेल। ठीक है, कोई भी सिग्नल्स पास ऑन करना होगा किसी सेल ऑर्गेनेल्स को, तो ये क्या होगा, ये फास्टली रैपिडली ये उसको मतलब कि उसको क्या कर सकता है, पास ऑन कर सकता है। बट लार्ज सेल्स में क्या करेगा, हो पाएगा नहीं। थर्ड रीजन लिखो, थर्ड रीजन हायर सरफेस एरिया, हायर किसके लिए, स्मॉल सेल्स हैव, ऐसे ना, मतलब कि हम जो अभी एक मिनट इधर इधर ध्यान देंगे, स्मॉलर सेल्स की क्या होगा, सरफेस एरिया रिलेटिव टू दी वॉल्यूम रेशियो मोर होगा। मैं ये चीज़ें बोल रहा हूँ, स्मॉलर सेल्स के लिए यही बात कर रहे हैं ना कि स्मॉलर सेल्स क्यों होते हैं, आखिर क्यों। तो थर्ड रीजन ये बोल रहा हूँ कि हायर सरफेस एरिया रिलेटिव टू दी वॉल्यूम रेशियो होती हैं, इसलिए यही ना। तो लिखेंगे, अब क्या लिख रहे थे बताओ ना, हायर सरफेस एरिया रिलेटिव टू दी वॉल्यूम, रिलेटिव टू दी वॉल्यूम। ठीक है, जो थर्ड पॉइंट अभी मैं बोला हूं इसी को समझना है। ठीक है, एक और रीजन ये भी होते हैं, स्मॉलर सेल्स की न्यूक्लियस की साइज ज्यादा होती है देन दी साइटोप्लाज्म से। ये भी अभी मतलब कि ये बता देता हूँ, ये भी लिख लो कि जो स्मॉलर सेल्स होती है, स्मॉलर सेल्स की उसकी इधर स्मॉलर सेल्स की न्यूक्लियस की साइज ज़्यादा होती है देन दी साइटोप्लाज्म। जैसे न्यूक्लियस ये, अच्छा ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है, समझ में आ रहा है ना। साइटोप्लाज्म जितनी स्मॉलर सेल्स होती है ना, जितने ज़्यादा स्मॉलर सेल्स होती हैं उसकी न्यूक्लियस की साइज क्या होती है, ज़्यादा होती है देन दी साइटोप्लाज्म। अगर ये है ना लार्जर सेल्स है ना, तो ये इसके न्यूक्लियस का साइज कांस्टेंट ही होगा, बट साइटोप्लाज्म का साइज इंक्रीज हो जाएगा। अगर इंक्रीज हो जाएगा तो न्यूक्लियस जो भी मटेरियल सिंथेसाइज होंगे, एंजाइम वगैरह, वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट सेल ऑर्गेनेल से उतनी जल्दी कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। ये भी एक रीजन होते हैं। ठीक है, तो ये भी लिख लो। लास्ट एक और रीजन लिख लो कि स्मॉलर सेल्स हैव लार्जर न्यूक्लियस एंड स्मॉलर साइटोप्लाज्म। ठीक है, जो इससे पहले का हम बताए थे कि स्मॉलर सेल्स हैव लार्जर सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम रेशियो। अब इसको हम एक मैथमेटिक्स के थ्रू प्रूव करके देखते हैं कि कैसे होती है। तुम्हारी बुक में ही दो मतलब कि एग्जाम्पल लेकर दिया है, हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, तुम्हारे बुक का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखो क्यूब समझ में आता है, क्यूब। ठीक है, क्यूब ठीक है, ये क्यूब है। क्यूब के जितने उसके एज वो होते हैं ना, सरफेस होते हैं, इक्वल ही होते हैं। क्यूब के सरफेस ही बोलते हो ना, वो जितने सारे उसके सरफेस सभी के इक्वल ही होते हैं। यस, ठीक है। तो तुम्हारी बुक में दिया है कि सपोज मान लो एक क्यूब है जिसकी जितने भी सरफेस है
ये 2 2 2 2 2 होंगे। कितनी सरफेस होती है इसके? 6 होते हैं, ठीक है। यदि इसकी सरफेस एरिया निकालोगे तो क्यूब की सरफेस एरिया कैसे निकालते हो? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कैसे? 6a², यही होता है ना। अगर इसकी सरफेस एरिया निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 6, कितना हो जाएगा? मतलब कि डायरेक्टली मैं बोलूं तो 24 हो जाएगा क्या? यस। अगर इस क्यूब को हम 8 स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ठीक है, 8 स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते तो एक क्यूब की इसके एक सर मतलब कि इसके सरफेस की 1 हो जाएगा। 1 मतलब 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में बात कर रहे हैं ना, ये 2 सेंटीमीटर एक साइड के मतलब एक सरफेस है। तो इसके अगर निकालोगे, मान लो कि 1 1 है, तो कितना आएगा टोटल इसका सरफेस एरिया? इसकी 6 आएंगे। यही ना, समझ में आ रहा है? अगर सपोज मान लो, हाँ, तो ये बताओ, अच्छा ठीक है, दूसरी बात, अगर तुम ये कंसीडर कर लो, इसकी डाटा क्या दिया हुआ है तुम्हारे एनसीईआरटी, ये तुम्हारे बुक का, एनसीईआरटी बोल रहा हूँ, बुक का वॉल्यूम के लिए कुछ दिया है क्या? चलो, मैं ये जो दिया है पहले उसको समझाता हूँ, ठीक है। अगर एक मतलब कि इसको 8 पीसेज में डिवाइड करे थे, अब 8 पीसेज में से एक क्यूब की उसकी एक साइड की सरफेस 1 सेंटीमीटर है, तो इस एक क्यूब की अगर सरफेस एरिया निकालोगे तो कितना आएगा? 6। अगर 8 क्यूब के निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 48। 48 समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर एक क्यूब के इसको 8 स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करे थे और एक क्यूब के अगर इसकी सरफेस एरिया निकाल रहे हो 6, तो अगर 8 क्यूब के निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 48। अब ये बताओ कि इसमें सरफेस एरिया लार्ज क्यूब की ज़्यादा है या स्मॉल क्यूब की ज़्यादा है? स्मॉल क्यूब की। अब मैं दूसरी एग्जांपल बता रहा हूँ, वो सुनो कि दूसरी एग्जांपल क्या है। सो ठीक है, मैंने जो बोला हूँ सरफेस अपॉन द वॉल्यूम रेशियो, अब उस पर देखना कि मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ। एक क्यूब है, एक क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है, इसकी साइज ये एक सरफेस की 4 4 4 4, तो इसकी अगर सरफेस एरिया निकालोगे तो कितना आएगा? इसकी सरफेस एरिया बताओ। 6 6 मतलब कि 4 के स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? हाँ, 96 होगा, 96 ही होंगे ना। 16 16 6 जा 96 आएंगे। अगर मैं बोलूँ इसके मतलब कि इसके वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे? हाँ, बताओ बताओ, वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे? वॉल्यूम यही ना होते हैं, वॉल्यूम अगर निकालते हो तो क्या होते हैं? ए स्क्वायर ही होते हैं ना, ए क्यूब होते हैं ना, रिश्ता बोलो, ए क्यूब होगा। तो इसके अगर वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या होगा बताओ? हाँ, 64, ठीक है, डायरेक्टली ये 64 हो जाएंगे। तो अगर इसके सरफेस अपॉन वॉल्यूम रेशियो निकालेंगे, सरफेस अपॉन वॉल्यूम रेशियो, तो कितना आएगा? 96 अपॉन 64, कितना आएगा बताना? ये कितना आएगा? अप्रोक्सीमेटली 1.5 आएंगे क्या? करके देखो, ऐसे बैठे क्यों हो तुम लोग? मैथ पढ़ते भी ना, तो तुम लोग ना चार्टे लगाएंगे अभी। हाँ, 1.5 आएंगे। अगर यही अगर एक हम स्मॉल सेल्स की सरफेस अपॉन वॉल्यूम रेशियो निकाल रहे हैं, ठीक है, दूसरी एक हम स्मॉल सेल्स की, जो स्मॉल सेल्स है इसकी सरफेस अपॉन वॉल्यूम रेशियो निकाल रहे हैं, और इसकी साइज दिख रहे हैं ना, 1 1 इसके साइड के सरफेस है। तो अगर इसके सरफेस एरिया निकालोगे तो कितना आएगा बताओ? कितना आएगा? 6 होंगे। अगर इसके वॉल्यूम निकालोगे तो कितना आएगा बताओ? हाँ, 1, ठीक है। अगर इसकी सरफेस अपॉन वॉल्यूम रेशियो निकालेगा तो कितना आएगा बताओ? 6 अपॉन 1 यानी 6। पीछे हम लार्ज क्यूब की देखकर आए हैं, कितना था?
कितना था इसका सरफेस अपॉन वॉल्यूम रेशियो बताओ। अब ये बताओ कि इन दोनों में किसका सरफेस अपॉन वॉल्यूम रेशियो है। स्मॉल क्यूब की सरफेस अपॉन वॉल्यूम रेशियो ज़्यादा है कि नहीं है? सही है। तो जब भी तुम किसी मतलब कि देखते हो ना कि आखिर कोई भी ऑर्गेनिज्म की सेल है उसकी साइज स्मॉल क्यों होती है, क्योंकि उसकी सरफेस अपॉन वॉल्यूम रेशियो क्या हो जाती है, लार्ज हो जाती है। यानी ये जो सेल्स हैं, स्मॉल सेल्स हैं, तो इसकी सरफेस एरिया क्या होंगे, इंक्रीज करेंगे, और इंक्रीज करेंगे तो ये मोर एंड मोर सब्सटेंस की ट्रांसपोर्ट इनसाइड टू आउटसाइड कर सकते हैं। ऑक्सीजन इनसाइड ले सकते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड टू इनसाइड टू आउटसाइड कर सकते हैं, या न्यूट्रिएंट आउटसाइड टू इनसाइड, ये न्यूट्रिएंट्स इजिली ये ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ये चीजें होगा, ठीक है, होगा ना ये चीजें। तो इसलिए साइज, सेल की साइज क्या होती है, स्मॉलर होती है। क्लियर। तो ये तुम्हारे बुक का पहला एग्जाम्पल करेंगे, अभी मैं कर रहा हूं। चलो, लार्जर, यहाँ पे लार्ज क्यूब, ठीक है। इसकी सपोज मान लो साइज क्या है जो तुम्हारे में दिया था, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब कि एक साइड की सरफेस ये है, ठीक है, 2 है। जब इसकी सरफेस एरिया निकालोगे तो 6a² डायरेक्टली मैं लिखूं तो क्या लिखेंगे, 24, ठीक है। इसकी अगर वॉल्यूम निकालोगे तो वॉल्यूम कितना आएगा, हाँ, यस, एक क्यूब लिखते हैं ना, तो 2 के³ डायरेक्टली कितना हो जाएगा, 8। अगर इसकी सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम रेशियो निकालोगे तो कितना आएगा, 24 अपॉन 8। डायरेक्टली अगर बोलूं तो कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। सर बायो में मैथ पढ़ना होता है क्या? चलो, अगर तुम स्मॉल क्यूब जिसकी ये है, ये सपोज मान लो स्मॉल क्यूब है, अगर इसकी साइज मतलब कि एक सरफेस की साइड लिख रहे हो वो 1 सेंटीमीटर है, तो इसकी सरफेस एरिया निकालोगे तो क्या होगा, 6 होंगे। वॉल्यूम निकालोगे तो क्या होगा, 1 होगा। अगर सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम निकालोगे तो कितना आएगा, 6/1, ठीक है। मतलब 6/1 होगा तो क्या हो जाएगा, 6 होंगे। मतलब डायरेक्टली बात करें तो 6 ही होगा, सरफेस अपॉन वॉल्यूम रेशियो। अभी बताओ कि ये लार्ज क्यूब की सरफेस अपॉन वॉल्यूम रेशियो ज़्यादा है या स्मॉल क्यूब की सरफेस अपॉन वॉल्यूम रेशियो ज़्यादा है, किसकी है, स्मॉल की है। इसलिए सेल की साइज क्या होती है, स्मॉलर होती है। समझ में आया? अब लिखाना पड़ेगा, नहीं समझ में तो आ ही जाएगा, ठीक है। स्मॉलर सेल्स के अगर ज़्यादा होंगे सरफेस अपॉन वॉल्यूम रेशियो, अच्छा अगर क्या हो, वॉल्यूम रेशियो इंक्रीज करेंगे तो सरफेस एरिया क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अगर सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा तो क्या वो इफिशिएंटली वर्क कर पाएंगे, या उसकी ज़्यादा एफिशिएंसी होगा, नहीं। लार्ज सेल्स होंगे तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगा, स्लो होगा। अच्छा, इसको एक कोरिलेट कर सकते हैं कुछ इस तरह से, जितनी सारी स्मॉलर ऑर्गेनिज्म होती हैं, अच्छा सेल की साइज ना डिपेंड करते हैं ऑर्गेनिज्म पे भी। जैसे कि अगर लार्ज ऑर्गेनिज्म हो उसके सेल का साइज ज़्यादा होते हैं, मतलब कि एक देखोगे ना, होते हैं इस तरह से।
लार्ज ऑर्गेनिज्म की, जो कम्प्लेक्स लार्ज ऑर्गेनिज्म होती है उसकी सेल की साइज ज़्यादा होती है, और जो लार्ज ऑर्गेनिज्म होती है देखना वो बहुत ज़्यादा स्लो मतलब कि रन करते हैं, मूव करते हैं। जैसे कि एलिफेंट बहुत फास्टली रन करता है क्या? लेकिन यही एक स्मॉल ऑर्गेनिज्म में बात करो, मतलब कि ये तुम्हें शायद नहीं समझ में, रिलेट नहीं कर पाओ। जैसे कि एक स्मॉल ऑर्गेनिज्म कुछ भी बात करो कि स्क्वेरल्स वगैरह की, स्क्वेरल, रैबिट वगैरह, या फॉरेस्ट में जो एनिमल्स है उसमें भी डियर वगैरह की बात कर लो या कोई भी बात कर लो, वो कितने फास्ट होते हैं, उसके सेल के साइज ना स्मॉलर होते हैं देन दी एलिफेंट। ये रिलेट कर सकते हो। अभी चीज़ें नहीं समझ में आएगा, जब बड़े हो गए तो समझ में आएगा, क्लास 10th वगैरह में जाओगे तो समझ में आएगा। तो ये चीज़ें होती है, मतलब कि स्मॉलर ऑर्गेनिज्म की सेल की साइज स्मॉलर होती है, लार्जर ऑर्गेनिज्म की सेल की साइज, हाँ बताओ ना, कुछ बोल रहे हो? हाँ, नहीं नहीं, अब उस तरह से नहीं। कुत्ता मतलब डॉग्स और अंट्स ये दोनों अलग अलग फाइलम के ऑर्गेनिज्म है क्या? अंट्स ये अलग फाइलम के ऑर्गेनिज्म होंगे, अर्थोपोडा का होगा, तो एक फाइलम के ऑर्गेनिज्म तुम वहां पर रिलेट कर सकते हो। ठीक है, चलो ये चीज़ समझ में आया, तो मैं नेक्स्ट पे आ सकता हूँ। अब इसके बाद तुम्हारे बुक में ही जो नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है वो दिया गया है तुम्हारे सेल शिप। ठीक है, सेल शिप ऑफ द सेल्स, मतलब कि ऑर्गेनिज्म में या ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म सेल की शेप वेरी करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक ह्यूमंस बॉडी में इधर इधर क्या दिख रहा है, ठीक है, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म में भी मल्टीपल शेप ऑफ दी सेल्स दिखने को मिल सकते हैं। जैसे कि ह्यूमंस में भी आरबीसी की शेप कैसी होती है, कैसी होती है, सर्कुलर बाइकनकेव भी हो सकता है, हाँ होते हैं ना, सर्कुलर भी होती हैं, बाइकनकेव भी होते हैं। डब्ल्यूबीसी की शेप कैसी होती है, डब्ल्यूबीसी की इरेगुलर शेप होती है। ठीक है, नर्व सेल्स की शेप कैसी होती है, इलोंगेटेड होती हैं। ठीक है, तो सेल की मतलब कि एक किसी भी एक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट शेप ऑफ द सेल्स देखने को मिल सकते हैं, वैसे डिफरेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट सेल की शेप देखने को मिलता है। क्लियर है? चलो तो हेडिंग डालेंगे शेप ऑफ सेल। अच्छा, डिफरेंट शेप ऑफ सेल क्यों होते हैं? शेप ऑफ सेल ये डिपेंड करते हैं उसके फंक्शन पे। जो सेल्स की शेप जैसी होती है उस तरह उसकी फंक्शन भी होती है। जैसे कि आरबीसी की सेल की शेप बाइकनकेव क्यों होता है? बाइकनकेव होने से सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाती है, और सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाती है तो मैक्सिमम गैस की डिफ्यूजन करते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, मैक्सिमम गैसेज की, गैसेज में आरबीसी क्या करता है, आरबीसी गैस को ट्रांसपोर्ट करता है, किसको, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है, हाँ या ना, करता है। तो वो और किसके थ्रू करता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं आरबीसी में, और वो क्या करता है, गैस का ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो आरबीसी की सेल किसे बाइकनकेव इसलिए होती है क्योंकि उसको गैसेज की, मैक्सिमम गैसेज को ट्रांसपोर्ट करनी होती है। डब्ल्यूबीसी की सेल का शेप इरेगुलर एमोबॉइडल क्यों होता है? क्योंकि वो बॉडी में, डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या होता है, एक सिंगल फंक्शन क्या होता है, हाँ, हम हमारे बॉडी को पैथोजेंस और डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं, डिजीज और पैथोजन से। तो जब हमारे बॉडी में कहीं पे भी अगर एक इन्फेक्शन है, पैथोजेंस है, तो वहां पे इजीली वो मूव कर सके, इसलिए उसकी शेप कैसी होती है, एमोबॉइडल इन शेप होती है। नर्व सेल्स की शेप इलोंगेटेड होती हैं, क्यों? क्योंकि उसको क्या करने होते हैं, कंडक्शन ऑफ द इम्पल्सेस करने होती है फ्रॉम द वन रीजन टू द अनदर रीजन। समझ में आ रहा है? ठीक है, नहीं चाहिए हमें ना, ठीक है, इसलिए डिफरेंट सेल की शेप डिफरेंट होती है, उसके फंक्शन पर डिपेंड करते हैं। क्लियर है? सेल की शेप किस पर डिपेंड करता है, उसके फंक्शन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे क्या, इसको नेक्स्ट ही क्लास में करेंगे क्योंकि ये तो अलग टॉपिक ही हो जाएगा और थोड़ी सी इसमें टाइम लगेगा। चलेगा? ठीक है, मज़ा आ गया तो। कोई एब्सेंट भी है क्या तुम्हारे क्लास से? 6-7 बच्चे, क्यों? स्टॉप कर सकते हो, क्यों एब्सेंट है, एब्सेंट क्यों है, नहीं पता?